हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिमनी में चर्चा। तो अभी हमने ये नया शुरू किया है जिमनी में चर्चा, जिसमें हम अपनी प्यारी जिमनी के अंदर बैठ के NH48 पे हम ट्रैवल किया करेंगे और यहाँ पे मैं बैठ के आपको अपनी जिमनी के बारे में भी चीज़ें अपडेट करता रहूँगा। साथ में NH48 की हालत के बारे में भी अपडेट करता रहूँगा कि NH48 पे कैसा चल रहा है, ये रूट किस तरह से डेवलप हो रहा है। और फिर हम कुछ चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे, जो भी करंट अफेयर चल रहे हैं या करंट टॉपिक चल रहा है जिसमें हमें कुछ चर्चा की ज़रूरत है, तो वो जिमनी में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर देता हूँ अपनी जिमनी के बारे में। तो जैसे शायद मैंने आपको पहले ही बताया था, जिनको नहीं पता हो, तो ये जिमनी मैंने करीब 1 साल हो गया लिए हुए, ठीक है। फरवरी 2025 में ली थी और फरवरी 26 में इसको 1 साल हो जाएगा। 1 साल में करीब मैंने इसको 20,000 किलोमीटर चलाया है। तो अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही बढ़िया रहा है जिमनी के साथ। बहुत ही लाइट वेट व्हीकल है, बहुत अजाइल व्हीकल है, सही बताऊँ तो मैं, मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स है ना इसका। मतलब जब आपको एकदम एक्सेलरेशन चाहिए तब आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, जब आपको एकदम ब्रेकिंग चाहिए ब्रेकिंग मिलेगी। ब्रेकिंग हालांकि थोड़ी वीक है लेकिन इनफ है, मतलब आपका काम चल जाता है। इसके वेट के हिसाब से काफ़ी बैलेंस ब्रेकिंग है तो काम चल जाता है। मतलब लेकिन ये कि ओवरऑल काफ़ी एजाइल गाड़ी है, मतलब आपको इसको अगर मैन्यूवर करना हो तो बहुत आसानी से ये गाड़ी को आप हैंडल कर सकते हो, कंट्रोल में रहती है, ठीक है। 100 की स्पीड तक गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हो। 100 से ऊपर हो सकता है क्योंकि बॉडी ऑन फ्रेम चैसी है इसकी, ठीक है। तो उसमें ऑब्वियसली एक बॉडी रोल का इशू रहता ही है, तो वो प्रॉब्लम आपको 100 से ऊपर फील हो सकती है। हालांकि मैंने 100 से ऊपर कभी चलाई नहीं है इसको, तो इसलिए आई कांट से। लेकिन जिन लोगों ने चलाई है उन्होंने भी मतलब कहा है कि 140 तक तो ये आराम से ले जा चुके हैं लोग। कितनी बैलेंस थी, किस टाइप का, उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन 140 तक लोग इसको लेके गए हुए हैं। आई डोंट रिकमेंड टू गो टू दैट लिमिट्स, ठीक है, क्योंकि बॉडी ऑन चैसी जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, नॉट ओनली जिमनी, जितनी भी गाड़ियाँ हैं बॉडी ऑन फ्रेम की, लेडर फ्रेम चेसिस की जो गाड़ियाँ होती हैं, उनमें बॉडी रोल होता है और हाई स्पीड पे कंट्रोल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी सलाह यही है कि कभी भी आप अपनी गाड़ी को स्पीड लिमिट से ज़्यादा ना लेके जाए। चलो, ये तो हो गई जनरल बात। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपडेट इसमें करना चाहता हूँ, छोटे मोटे जो कॉस्मेटिक अपडेट्स हम करते रहते हैं वो तो हैं ही। फॉग लैम्प्स वगैरह, मैंने अजूम के फॉग लैम्प्स इसमें लगवाए हैं 2090, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है उनका। साथ में जो मैंने अजूम के ही इसमें LED लगवाए हुए हैं, ठीक है, मतलब हेडलाइट्स में, जो हेडलाइट में, क्योंकि मेरा ये MT मॉडल है, तो MT मॉडल में प्रोजेक्टर तो आते नहीं है, तो इसमें नॉर्मल नियॉन लैंप्स जो आते हैं, हेलोजन लैंप्स जो आते हैं, वो हेलोजन लैंप्स थे, तो वो हेलोजन बल्ब्स को मैंने चेंज करवा के LED लगवा दिया जूम का। तो उसका थ्रो काफ़ी अच्छा है। साथ में मैंने जूम के इसमें फॉग लैंप्स लगवा रखे हैं, ठीक है, 2090 जो आता है, ठीक है, येलो वाइट लाइट में है। तो मतलब उसके बाद तो अलग ही लेवल की लाइटिंग है। मतलब कभी रात को मैं चलाऊँगा गाड़ी तब आपको दिखाऊँगा उसका थ्रो। तो वो मैंने इसमें करवाया था। बाकी आप जो अपना रॉक स्लाइडर होता है बिमरा में जो मिलता है, वो रॉक स्लाइडर इसमें मैंने लगवाया हुआ है। गाड़ी को मैंने टोटली इसको डैम्पिंग करवा रखी है, इसकी बिमरा से इसकी डैम्पिंग मैंने करवाई थी। तो मतलब कंप्लीट डैम्पिंग है, केवल रूफ़ और पीछे डिक्की को छोड़ के, मतलब पूरा फ्लोर मेरा डैम्प है, चारों डोर्स मेरे डैम्प है। तो उससे नॉइज़ एनवेश लेवल काफ़ी डाउन हुआ है गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो वो एक इसमें करवाया था। तो ये तो अपने नॉर्मल चेंजेस हो गए। एक जो मेजर चेंज मैंने अभी किया है इसके अंदर, वो अभी एक्सपेरिमेंटल है वैसे, ठीक है, तो आई एम नॉट कंफर्मिंग इट, लेकिन अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इसमें, ठीक है। वो था इंजन ऑयल चेंज।
अभी मैं रिसेंटली मैंने अभी इसकी 20,000 की सर्विस करवाई है। मैं जनरली फास्को से करवाता हूँ, ये अपना गुड़गांव में, गुड़गांव फास्को से मैं इसकी सर्विस करवाता हूँ। वेरी गुड सर्विस स्टेशन, बहुत अच्छी सर्विस वो लोग करते हैं, उनका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब कई बार मेरे साथ कुछ चीज़ें, मतलब गाड़ी के अंदर थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम आई हैं, मैं उनके पास लेके गया हूँ, उन्होंने विदाउट एनी डिले, ठीक है, विदाउट एनी डिले उन्होंने उन चीज़ों को टेक केयर किया है और मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे करके दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट दे दूँ गाइस, ये अपना शरदावली का फ्लाईओवर है, आप देख सकते हो। इस पर ये करीब इसको 6 महीने के आसपास होने वाले हैं बनने को स्टार्ट हुए, ठीक है। और इस पर मुझे कभी कोई आदमी काम करता नज़र आता नहीं है। आई डोंट नो कब यहाँ पे लोग काम करते हैं, लेकिन काम हालांकि धीरे धीरे हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, अब ये तो भाई NHAI वाले जाने किस तरह से काम, क्योंकि मुझे इंसान तो कभी यहाँ काम करता नज़र आया नहीं। रात को कोई एलियन आके कुछ काम कर जाते हो तो बात अलग है, क्योंकि रात को भी मैं 8-9 बजे तक तो ट्रैवल करता हूँ, आता हूँ, मैं देखता हूँ। आप देखो यहाँ पे, यहाँ कोई काम नहीं चल रहा है, जबकि हालांकि ये देखो पिलर्स वगैरह बन गए हैं, बन रहे हैं, काम चल रहा है, हो रहा है, काम दिखता रहा है। लेकिन मतलब जो जितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं ना, मतलब मुश्किल से 10 लोग मिलेंगे आपको यहाँ काम करते, मतलब इससे ज़्यादा मजदूर तो एक छोटे से घर को बनाने में लगे होते हैं। लेकिन पता नहीं है, सरप्राइजिंगली काम चल ही रहा है। आई डोंट नो कैसे हो रहा है, लेकिन हो रहा है, लेकिन स्पीड काफ़ी स्लो है, लेकिन ठीक है, हो रहा है काम। तो एक तो ये अपडेट था NH48 के लिए कि अभी ये शरदावली का फ्लाईओवर है, ये बन रहा है। NH48 पे 2 फ्लाईओवर का काम चल रहा है, एक तो ये शरदावली का फ्लाईओवर है और एक आगे जाके भी एक बिलासपुर का ही फ्लाईओवर आएगा, ठीक है। तो इस पर भी काम चल रहा है। तो इन फ्लाईओवर की वजह से जो है ना, जाम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इन जगहों पे। चलो ये तो अपडेट, अभी आगे जब बिलासपुर का फ्लाईओवर आएगा तो उसकी भी अपडेट मैं आपको दूंगा। तो मैं कहा था कि हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जिमनी में 20,000 की जो सर्विस करवाई मैंने, हाँ पास्को के बारे में कह रहा था आपको। तो पास्को में मतलब कई बार मतलब काम में, मतलब एक बार क्या हुआ था, मेरे आगे वाला जो फ्रंट बम्पर है उस भीड़ में एक टेम्पो वाला आ गया था, और वो पता नहीं कैसे उसका जो पीछे वाला बम्पर होता है, इट गॉट हुक टू माय फ्रंट बम्पर, और खींचता चला गया, उखड़ गया। मेरे आगे के जो लॉक्स होते हैं वो निकल गए। तो काफ़ी टाइम तक तो मैं इसको ऐसे चलाता रहा, टाइम ही मिल रहा था मेरे को उसको दिखाने का। फिर एक बार को मुझे लगा कि यार अभी बम्पर ख़राब हो गया, क्या करेंगे, ये पे खर्चा हो गया, पता नहीं कितने का बम्पर आएगा। तो मैंने सोचा ये चलो नया बम्पर लगवा लेता हूँ, क्योंकि बिमरा में एक ना मेटल का बम्पर भी आता है। तो मुझे लगा चलो अब नया बम्पर लगवाना ही है, तो मैं कहा चलो ओरिजिनल की बजाय नया ही कुछ मॉडिफिकेशन इसमें कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, लेकिन एक दिन मैं गुड़गांव में ही था, तो मुझे लगा कि चलो एक बार पास्को में दिखा लेते हैं कि क्या उनका मतलब ओपिनियन है। मैं करीब, मैं आपको बताऊँ, यू वोंट बिलीव कि मैं अराउंड 5:30 5 o'clock के आसपास में शाम को मैं ऐसे ही कैजुअल विज़िट मैंने दी पास्को पे, ठीक है। मैंने आगे जाके वहाँ पे लगाई, वहाँ पे जो मुझे पहला एडवाइज़र दिखा, मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा कि यार ऐसा ऐसे ये थोड़ा सा नहीं निकल गया है, तो इसका क्या हो सकता है, कितना खर्च। मैं एक्चुअली सही बताऊँ तो मैं ना एक्चुअली खर्चा पता करने गया था कि पास्को में जाके नए बम्पर, जो वही बम्पर है ओरिजिनल, उस बम्पर का एक बार मैं प्राइस पता कर लूँ। तो एक कंपैरिजन मुझे करना था कि भाई ओरिजिनल बम्पर कितने का आ रहा है, और जो बिमरा में जो मेटल बम्पर की मैं बात कर रहा हूँ वो कितने का आ रहा है, तो कितने का खर्चा होगा, क्या है, मतलब उस टाइप का थोड़ा सा हिसाब किताब में करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो मैं गया दिखाने, तो मतलब सरप्राइजिंगली बंदे से मैंने यही पूछा, मैंने कहा यार ये टूट गया, कितने का आता है। तो उसने पहले देखा बम्पर, बोला सर नया क्यों लगवाना है, तो भी ठीक कर देते हैं। मैं कहा अच्छा। उसने एक मैकेनिक को बुलाया अंदर से, ठीक है, उसको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि हाँ सर ठीक है मैं भी कर देता हूँ। वो गया अंदर से, उसको कुछ लॉक्स लेके आया, और मतलब विदिन 15-20 मिनट्स में उस बंदे ने मेरा पूरा बम्पर वापस सेट कर दिया। मतलब मैंने जब उनसे पूछा कि भाई कितना हुआ, कितना मैं इसका चार्जेस कितने, तो बोला सर कोई चार्ज नहीं है, आप जाओ, कोई इशू नहीं, आप यहीं सर्विस रेगुलर कराते ही हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मैं हैरान रह गया, मैंने कहा यार मतलब लव यू पास्को, मतलब बहुत अच्छी सर्विस उन्होंने दी, मतलब मज़ा आ गया। मतलब
तो मतलब उनका एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा पास्को के साथ लेके। तो वो उन्होंने मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। तो उसके बाद करने के बाद तो महंगा, जब मेरा बम्पर वापस ठीक हो ही गया तो फिर मुझे नया लगाने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो खर्चा करीब 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आने वाला था अगर मैं वो बम्पर लगवाता तो हालांकि वो मेरा खर्चा बच गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद जो है ना फिर मैंने अपनी 10,000 की सर्विस करवाई थी। 10,000 सर्विस कराने के बाद अब हुआ क्या कि मुझे ना गाड़ी के अंदर कभी अपनी जो हेडलाइट है ना, हेडलाइट में थोड़ी फ्लिकरिंग सी नज़र आई थी, फ्लिकर कर रही थी गाड़ी जो हेडलाइट्स है उसकी लाइट्स। और कभी कभी जो इंटरनल अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी फ्लिकर करता था, चलते चलते बीच में एकदम गाना रुक गया, ऐसा लगता ना जैसे पॉज हो गया हो ना, जैसे गाड़ी स्विच ऑन स्विच ऑफ कर देते उस टाइप से हो जाता था। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि यार होगा कुछ बग आ गया होगा वॉटेवर। तो पहले तो मुझे डाउट हो कि शायद मैंने जो अपने एलईडी लगवाए हैं उनमें कोई इशू आ गया। ठीक है, तो पहले मैं उन पर डाउट करता रहा, मुझे लगा कि चलो दिखाऊंगा जहाँ से मैंने लगवाए वहाँ पे। मैं सोचता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं एक दिन अपना इसी रोड पे ही था और अचानक मेरा इंजन एक स्प्लिट ऑफ सेकंड के लिए बंद हुआ और फिर स्टार्ट हो गया। दैट वाज द अलार्मिंग पॉइंट फॉर मी कि यार कुछ तो सीरियस चल रहा है गाड़ी में। ठीक है, तो फिर मुझे लगा भाई दिस इज़ हाई टाइम। तो उस समय जैसे ही जिस दिन वो आया, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू माई ऑफिस मैं डायरेक्टली पास्को गया। ठीक है, मैं सीधा पास्को गया, पास्को जाके गाड़ी खड़ी करी मैंने उनको ये सिचुएशन समझाई कि भाई ऐसे ऐसे है ना, कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ रहा है, कुछ तो इशू हो रहा है, कुछ फ्लिकरिंग हो रही है और इवन इन द वर्स्ट केस कि मेरे इंजन में भी फ्लिकिंग हुई। तो पहले तो जो वहाँ पे एडवाइज़र था, तो जब मैंने लाइट की बात करी तो उनका सारा फोकस लाइट की पे ही था। अब एक चीज़ मैंने देखा मारुति सर्विसिंग, जैसे ही आप आफ्टर मार्केट कोई काम कराते हो ना, तो उनका सारा जो फोकस है ना वो उसी पे लग जाता है। मतलब ये छोटा सा ड्रॉप है उनका, मतलब वो चाहे उस कॉज से रिलेटेड हो ना हो, वो सब चीज़ उसी के अराउंड थोड़ा ना करने लगते हैं। अब वो बोला कि सर आपने बाहर से हेडलाइट लगवाई हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, आपने फॉग लैंप्स लगवाए उसकी वजह से। और सबसे ज़्यादा जब भी वहाँ एडवाइजर जाता हूँ मेरे टायर्स देखता है, मैंने कॉन्टिनेंटल के क्रॉस कनेक्ट टायर डलवाए हुए हैं 215 75 815। ठीक है, वो जाते ही मेरे टायर को टोकता है, सर आपने टायर बाहर से लगवाए हुए हैं, सर आपने टायर बाहर से लगवा। अरे भाई मैं उसको कई बार कहा, मैंने कहा यार तुम जो टायर देते हो जिम्नी के साथ, वो टायर के साथ गाड़ी चलाने लायक है क्या? उस टायर के साथ कोई भी टायर, उस टायर के साथ लोग जिम्नी नहीं चला सकते। जिम्नी आदमी लेता ही नहीं है उस टायर के साथ चलाने के लिए, अगर जिम्नी ले रहा है तो मैंने कहा भाई सबसे पहले मैंने टायर उठा के फेंके हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब मतलब कहने का मतलब ये कि वो हमेशा आपको पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे कि भाई आपने आफ्टर मार्केट से काम कराया, तो कल को अगर कुछ मेजर रिपेयर आता है तो हम शायद वारंटी अवॉइड करें। तो इस टाइप का वो माहौल बनाने की कोशिश करती है। चलो हालांकि उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर अपने अंदर से एक मैकेनिक को, इलेक्ट्रिकल के मैकेनिक को बुलाया। वो फिर उसने अपना डायग्नोस्टिक टूल ला के उसने गाड़ी को डायग्नोस किया, तो उसमें उसने फॉल्ट देखा। तो बोला सर इसके अंदर एक फ़ॉल्ट आ रहा है कि ना बैटरी हाई का फॉल्ट आ रहा है। तो बैटरी हाई का फॉल्ट का मतलब ये हो कि बैटरी में शॉर्ट सर्किट हुआ है कहीं से, या बैटरी में कोई फॉल्ट है। तो मैंने कहा यार चेक करो बैटरी में। तो मैंने क्योंकि बैटरी तो नहीं थी मैंने अभी तक उसमें कुछ ना तो बैटरी चेंज करवाई थी ना कुछ उसमें कुछ बैटरी में कुछ काम तो कभी हुआ ही नहीं है। तो उसने चेक करा, तो फिर जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था दैट वाज लूज़। ठीक है, और उसकी वजह से, उस लूज़ टर्मिनल की वजह से कभी कभी क्या होता है ना, कनेक्शन में डिसकनेक्शन वाली जो प्रॉब्लम थी वो आ रही थी। तो फिर उन्होंने उसको प्रॉपरली टाइट कर दिया उसके बाद। ठीक है, और अगेन इस सारे काम के बाद भी उन्होंने दे डिडंट चार्ज मी ए सिंगल पैनी। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस तो मतलब पास्को के साथ मेरा बड़ा अच्छा रहा। उनका मतलब सर्विस एकदम ऑन डिमांड सर्विस आपको मिलती है, और छोटे मोटे काम के वो बिल्कुल भी पैसा चार्ज नहीं करते लिटरली। ठीक है, तो एक तो ये एक्सपीरियंस था मेरा उनके साथ। अच्छा वो हो गया। और उसके बाद अभी जब 20,000 की सर्विस के लिए मैं गया, तो जब मैं 10,000 की सर्विस के लिए गया था तो तब उन्होंने पूछा था कि सर इंजन ऑयल कौन सा डालना है, सिंथेटिक डालना है कि नॉर्मल डालना है। तो मैंने कहा सिंथेटिक अच्छा होता है, मैंने कहा आप सिंथेटिक डाल दो। बोले सर थोड़ा महंगा होगा। महंगा कोई बात नहीं, अब सिंथेटिक डालो, सिंथेटिक ही सही रहेगा। ठीक है, तो उसने तब सिंथेटिक डाल दिया, और सीरियसली सिंथेटिक डालने के बाद मतलब गाड़ी की परफॉर्मेंस में काफ़ी डिफरेंस आया। ठीक है, सिंथेटिक के बाद गाड़ी बहुत ज़्यादा लाइट मतलब मुझे फील हुई, तो आई लाइक इट। और इवन जो परफॉर्मेंस है वो भी मतलब जब मैंने 10,000 पे सिंथेटिक डलवाया था, तो 10,000 से लेके 20,000 तक जब मैंने गाड़ी चलाई है, तो नहीं होता जब
20,000 या सर्विस के टाइम आते थे आपको गाड़ी लगती कि थोड़ी स्लगिश सी हो रही है गाड़ी, थोड़ा ना पावर में थोड़ा सा डिप हो रहा है, पावर डिप हो रहा है, या फिर ना थोड़ा स्लो चल रही है गाड़ी। सिंथेटिक डालने के बाद सीरियसली बिल्कुल वैसी फील नहीं है। मतलब 20,000 की मेरी सर्विस होने वाली थी, लेकिन गाड़ी की परफॉर्मेंस में कोई ऐसा नहीं आ रहा था कि यार सर्विस मांग रही है गाड़ी। बस वो तो ये है कि मैंने देखा कि भाई सर्विस का टाइम आ गया है, ऊपर से पासको से भी फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, तो मैं कहा चलो यार इसको करा करो, ख़त्म करो। नहीं तो एज सच मुझे कोई नीड नहीं फील हो रही थी सर्विस की, ठीक है। तो फाइनली चलो मैंने सर्विस करवाई। तो जब मैं 20,000 की सर्विस के लिए गया तो तब मैंने वही बोला, मैंने कहा भाई इस बार ना वही इंजन ऑयल तो सिंथेटिक ही डालोगे ना? तो बोला नहीं सर सिंथेटिक नहीं है, आप नॉर्मल वाला ही डलवा लो, मिनरल ऑयल वाला जो इंजन ऑयल आता है। तो मैंने कहा यार मिनरल ऑयल, मैंने कहा यार नॉर्मल क्यों, आप सिंथेटिक डालो ना। बोले नहीं सर सिंथेटिक बंद हो गया, मारुति ने सिंथेटिक देना बंद कर दिया। मैं क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही थी कुछ? बोले नहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, महंगा था लोग, इसलिए मारुति ने कहा कि भाई सर्विस कॉस्ट बढ़ रही थी, तो इसलिए उन्होंने बंद ही कर दिया। तो मैंने कहा यार ये, और किसी को अगर सिंथेटिक डलवाना हो तो बोला सर आप डलवा सकते हो। तो मैंने कहा मतलब कैसे डलवा सकते हो? तो बोला कि सर आप खरीद के ले आओ और हम डाल देंगे। मैं कहा ऐसा कर सकते हो आप? मैं कहा हाँ कर सकते हैं। तो मैं ठीक है भाई। तो फिर मैंने पता किया कि भाई कौन सा फिर मैंने थोड़ा सा इंजन ऑयल के बारे में जानना शुरू किया। मैं इंजन ऑयल, अब जनरली यार इंजन ऑयल ठीक है इतना ही जानते थे कि एक नॉर्मल इंजन ऑयल आता है, एक सिंथेटिक इंजन ऑयल आता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नॉलेज थी नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा सा डिग इन किया इंजन ऑयल्स के ऊपर, तब मुझे पता चला इंजन ऑयल्स के भाई अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, सिंथेटिक और मिनरल। जो नॉर्मल जिसे कहते हैं कन्वेंशनल जो इंजन ऑयल होता है वो तो है ही, वो तो एक मेजर डिफरेंस है ही, लेकिन सिंथेटिक के अंदर भी, सिंथेटिक क्या मतलब इंजन ऑयल्स के अंदर भी ग्रेड्स होते हैं इसकी। जो ऑयल होता है इंजन ऑयल, उसकी जो विस्कोसिटी होती है, उस विस्कोसिटी को लेके और उस विस्कोसिटी का जो बिहेवियर है अलग अलग टेम्परेचर्स पे, उससे रिलेटेड इसके ग्रेड्स होते हैं। इसलिए इसको मल्टी ग्रेड जो ना इंजन ऑयल्स कहा जाता है। तो इनसे कुछ ग्रेड्स होते हैं जिनको अब अधिकतर कहा जाता है, जैसे 5W30, 5W40, ठीक है, 0W16, 0W20, ठीक है, 10W30, इस टाइप के बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं। तो फिर मैं देखा मैं तो क्योंकि जब जैसे उसने कहा कि भाई आप अपना ले आना इंजन ऑयल, और लेकिन हालांकि उसने मुझे बताया नहीं कौन सा इंजन ऑयल, ठीक है, अब आई डोंट नो, उसे पता नहीं, पता तो होगा इसलिए, लेकिन उसने मुझे स्पेसिफिकली बताया नहीं। उसने बस कहा कि आप बाहर से ले आना, हम डाल देंगे। तो मुझे भी लगा कि ठीक है। तो जब मैं सर्च करने लगा तब मैंने देखा यार उसमें तो ग्रेड्स मेंशन है कि कौन सा ग्रेड आपको चाहिए। तो तब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि यार ये ग्रेड क्या चीज़ हुई। तब फिर मैंने थोड़ा उस ग्रेड्स के बारे में पता करना शुरू किया, तो उसमें पता चला कि उसमें 2 डिजिट्स होते हैं, ठीक है, 0W मतलब न्यूमेरिकल नंबर, W एंड देन अनदर न्यूमेरिकल नंबर, ठीक है। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर होता है, एक मिनट, ओके, तो न्यूमेरिकल नंबर W एंड देन अनदर न्यूमेरिकल नंबर। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर होता है दैट इज द विस्कोसिटी ऑफ दैट ऑयल इन विंटर्स, मतलब विंटर, W मतलब विंटर कह सकते हो आप, या विंटर या कोल्ड इंजन कंडीशन, ठीक है। तो जो कोल्ड इंजन होता है उस समय उसकी विस्कोसिटी कितनी रहेगी, और जो लास्ट न्यूमेरिकल नंबर है वो है जब आपका इंजन हॉट हो जाएगा, दैट इज़ अराउंड 100 डिग्रीज, तो उस समय इंजन की विस्कोसिटी कितनी रहेगी। तो जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा विस्कस रहेगा आपका ऑयल, और जितना कम नंबर होगा उतना कम विस्कस होगा, मतलब वाटर लाइक वो होगा। तो तब मैं पता किया कि अभी जो नए इंजन ऑयल्स आ रहे हैं, जनरली जो सबसे कॉमन इंजन ऑयल अभी यूज़ होता है वो W5W30 है, जो अधिकतर यूज़ होता है इंजन्स के अंदर। लेकिन अभी जितने भी नए इंजन्स आ रहे हैं, नए इंजन्स जिसके अंदर BS6 इंजन्स हैं, तो BS6 इंजन्स में जो ना 0W16 और 0W20, ये 2 तरह के इंजन ऑयल सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ हो रहे हैं पेट्रोल इंजन के लिए। मैं इस समय जो भी बात कर रहा हूँ पेट्रोल इंजन के लिए बात कर रहा हूँ, डीजल इंजन के लिए एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो है, तो मैं भी डीजल इंजन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल पेट्रोल इंजन के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड इंजन जो है उनके लिए, तो उनके अंदर जो है अधिकतर ये 2 ग्रेड्स मैक्सिमम चल रहे हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा और इंटरनेट को खंगाला, थोड़ा यूट्यूब वीडियोज़ भी देखे, तो पता चला कि जितने भी ये 0W16 और 0W20 इंजन ऑयल से बहुत ही पतले इंजन ऑयल से, वेरी थिन इंजन ऑयल से, बहुत कम विस्कस है, मतलब वाटर लाइक इनकी कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है।
तो इसका जो रीज़न बताया है वो कितना सही है कितना ही मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, कहीं हद तक मुझे ठीक भी लग रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंजन जैसे 0W है, 0W मतलब जब कोल्ड कंडीशन होगी तो उस समय उसकी विस्कोसिटी लगभग 0 होगी। 0 इज़ नॉट 0, इट्स अ रेफरेंस नंबर टू द विस्कोसिटी। तो उसका एग्जैक्ट साइंटिफिक टर्म क्या है वो मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन आप मान के चलो कि 0 इज़ मिनिमम। ठीक है, तो एकदम आपका मिनिमम वाटर लाइक कंसिस्टेंसी होगी आपके ऑयल की। तो उससे क्या होगा कि आपका ऑयल जो है ना बहुत जल्दी फैलेगा। ठीक है, गाड़ी जब ठंडी है आपकी, उस ठंडी गाड़ी में जब गाड़ी चलेगी तो बहुत जल्दी फैलेगा वो। ठीक है, बहुत जल्दी रन करेगा, तो बहुत जल्दी आपके जितने भी इंजन पार्ट्स हैं अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो बिल्कुल जो ना बिल्कुल बारीक बारीक जो आपके चैनल्स होते हैं या बारीक टॉलरेंसेज होती हैं, बियर गैप्स होते हैं, बियरिंग के जो गैप्स होते हैं, थिन बियरिंग गैप्स जो होते हैं वेरी, तो उनके अंदर जो है आपका इतना ही पतला ऑयल है ये आराम से उसके अंदर जा सकता है। तो वो अच्छी तरह से ट्रैवल कर पाता है सब जगह पे आपका इंजन ऑयल ट्रैवल कर पाता है। और जैसे भी इंजन गर्म होना शुरू होता है तो फिर इसकी विस्कोसिटी बढ़ती है, और जैसे इंजन की स्पीड बढ़ती है विस्कोसिटी बढ़ती है, उससे फिर क्या होता है ये बीच के दोनों जो मेटल सर्फेसेस के बीच में जो गैप है उसको इंक्रीज़ करता है। कहने का मतलब ये कि जैसे आप थिन बहुत ही क्लोज समझ लो टॉलरेंस है दो मेटल पार्ट्स के बीच में, तो उसके अंदर जब विस्कस अगर ऑयल होगा तो उसके अंदर जा नहीं सकता है कोल्ड कंडीशन में। तो इसके लिए कोल्ड कंडीशन में आपको क्या चाहिए कि ऑयल सबसे पहले उन थिन सरफेसेस के अंदर चला जाए, जिससे कि मेटल टू मेटल रबिंग अवॉइड की जा सके। तो जो कोल्ड कंडीशन में सबसे पहले जो इसकी जो थिकनेस होती है या विस्कोसिटी होती है काफ़ी लोअर होती है, जिससे की वजह से वो उसके अंदर चला जाता है। अब जब उन दो क्लोज सरफेसेस के बीच में आपका ऑयल चला गया, एक थिन फिल्म उसके अंदर बन चुकी है, तो जैसे जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब इंजन और तेज़ चलना शुरू होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसकी विस्कोसिटी बढ़ती है। तो वो क्या करता है, इनके बीच में और बॉन्डिंग इंक्रीज़ होती है और इसकी जो ना गाढ़ा होना शुरू होता है। तो गाढ़ा होने से क्या होता है कि वो दोनों सरफेस को दूर रखने की कोशिश करता है, उन फोर्सेस से दबता नहीं है ऑयल। समझो, कहने का मतलब ये है कि जो मेन मोटिवेशन है या मेन मोटिव है इंजन ऑयल का वो ये है कि उन सरफेस को आपस में रगड़ने ना दे। ठीक है, तो जैसे इंजन की गर्मी बढ़ती है वो विस्कस हो जाता है और उनके बीच में जो है डिस्टेंस को मेंटेन करता है, दबता नहीं है अंडर प्रेशर। ठीक है, तो इस ये मतलब ये वर्क होता है, मतलब दिस इज़ द होल वर्किंग और दिस इज़ द होल फंक्शन ऑफ इंजन ऑयल। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि अब होता कैसा है, जनरली हमें पता है कि चीज़ जब गर्म होती है तो वो तो पतली होती है, ठंडी होती तो गाढ़ी होती है ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ क्या होता है ना, इंजन के ऑयल के अंदर कुछ ऐसे सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जब गर्म होते हैं तो स्वेल करते हैं, वो फूलते हैं। तो जब वो फूलते हैं तो उनके स्वेलिंग की वजह से जो है ना इंजन ऑयल का आपका जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो इस तरह से वो करैक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आता है। तो ये सब कहानी मैंने पढ़ी, फिर मैंने पता किया अपना जो इसका जिमनी का ओनर्स मैनुअल है उसके अंदर मैंने देखा, तो उसके अंदर जो ग्रेड दिया हुआ है वो 0W16 दिया हुआ है कि 0W16 आप ग्रेड यूज़ करो तो उससे आप वो बेस्ट इसके लिए है। तो मैं ठीक है अच्छा है, तो फिर मैंने पता किया, तो फिर कैस्ट्रॉल का मैग्नेटिक आता है फुल्ली सिंथेटिक 0W16 इंजन ऑयल। ठीक है, वो इंजन ऑयल मैंने बाय किया और फिर नेक्स्ट डे मैं सर्विस स्टेशन गया हूँ और वहाँ पे मैं वो ऑयल डलवाया। ठीक है, वो ऑयल मैंने डलवाया, डलवाने के बाद मैं देख रहा हूँ गाड़ी में मतलब गाड़ी बहुत ज़्यादा लाइट हो गई है, मज़ा आ रहा है मतलब सीरियसली चलाने में, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो गया है गाड़ी का और एकदम फ्रेश फीलिंग आ रही है गाड़ी के साथ। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे 1 वीक ही हुआ है कि गाड़ी को नए इंजन ऑयल पे चलाते हुए, करीब मैंने 300 किलोमीटर के आसपास अभी चलाया है गाड़ी को। ठीक है, तो आगे भी मैं आपको इसके लिए अपडेट देता रहूँगा कि क्या कुछ नया है। और हालांकि तो मैं अभी केवल, क्योंकि जो जिमनी पे चर्चा हमारा टॉपिक है, इसमें हम केवल जिमनी की ही चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम और भी चीज़ों के पे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले थे, लेकिन आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। फिर नेक्स्ट व्लॉग में हम डिस्कस करते हैं, कुछ जिमनी के बारे में बात करेंगे और कुछ करंट अफेयर्स जो भी चल रहा है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, तो लास्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।